हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। ये नई सीरीज आपके लिए मैं लेके आया हूं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स। और पेन और पेपर निकाल लीजिए क्योंकि इसमें मैं सारे टॉपिक तो कवर करूंगा ही करूंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जिससे आप नोट कर सकें और शानदार परफॉर्मेंस कर सकें। तो ये रहा फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स। चालू करते हैं। मैंने आपके लिए देखिए डिटेल्ड वन शॉट भी बना दिए हैं और पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, डेरिवेशन सारी चीज तैयार है। ये शीट आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए वन शॉट, पीवाईक्यू, डेरिवेशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू बाहुबली, प्योर गोल्ड सीरीज। इसको देखने के लिए मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर क्लिक करके इन डिटेल्ड वन शॉट को भी आप और पीवाईक्यूज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेटा ये जो भी ये चाहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाए, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपके लिए मैंने दो शानदार कोर्सेज बना दिए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के सॉल्व पेपर्स हैं। 12th पीसीएम जस्ट 299 में है, या 12th पीसीबी मार्केट में 300-400 रुपए की एक बुकलेट मिलती है। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट हम लोग 299 में दे रहे हैं, पिछले 10 साल के सॉल्व क्वेश्चंस। और ये पीसीएमबी क्वेश्चन बैंक आपके लिए मौजूद है। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग वगैरह, जस्ट 499 में चारों सब्जेक्ट। मार्केट में एक सब्जेक्ट आपको 700-800 रुपए का मिलता है। जो बच्चे चाहते हैं लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। स्टोर सेक्शन में जाकर इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं, जिस वजह से आज ये वीडियो बन रहा है। सबसे पहली बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए यहां मैंने लिखा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to the other against electrostatic force। यानी कोई सोर्स चार्ज रखा है, आप ए से लेकर बी तक किसी भी यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं और जो वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका पर यूनिट वर्क डन को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी वीबीए क्या हो गया, जो इस प्लस क्यू नॉट को ए से बी लाने में जो आपने वर्क डन किया डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यानी पर यूनिट चार्ज को ए से बी तक पहुंचाने में जो आपने वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, इन दो पॉइंट के बीच में। और ये इसकी यूनिट होती है एसआई सिस्टम में वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन इसके अंदर नहीं होता। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद कई बार बात की जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई सेंस नहीं रखता, लेकिन किताबों में लिखा है, हमें जानना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट ए था ना पहले, ये पॉइंट है, इसको हम पहुंचा देते हैं कहां, इंफिनिटी के ऊपर। देखिए, और वहां से चीजों को लाते हैं। जब हम ए पॉइंट को इंफिनिटी कर देते हैं, सारी चीज सेम, जो आप वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट वर्क डन, उसी को हम बोल देते हैं पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा कि ए पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ली जाती है, हमने मान रखी है, हमने मतलब साइंटिस्टों ने मान रखी है। तो ये वीबी हो जाएगा, यानी इंफिनिटी से बी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। और ये पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो होता है, इसका भी यूनिट आपका वोल्ट ही होता है। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे पोटेंशियल हो, यूनिट आपको वोल्ट ही मिलेगा। आगे की चर्चा करते हैं कि अगर एक पॉइंट सोर्स रखा, ये सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है बेटा। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये पॉइंट चार्ज कितना आर डिस्टेंस पर कितना वोल्ट पोटेंशियल बनाता है, तो इसका फॉर्मूला है V = 1/4πε0 Q अपॉन आर। क्यू हो गया ये सोर्स चार्ज का चार्ज, और आर हो गया यहां से डिस्टेंस। जैसा हर बार मैं दिखा रहा हूं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंपली प्लस माइनस के साथ जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, क्यू के वैल्यू विथ साइन आप रखेंगे। यहां पर विथ साइन का मतलब प्लस है या माइनस है, तो पोटेंशियल प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं मिलेगी आपको। अब डायपोल की वजह से, ये कहानी किसकी है, डायपोल, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी वजह से पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है। तो यहां से डिस्टेंस अगर आर है तो एक्सियल पे जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वो है 1/4πε0 P/r² - a²। और शॉर्ट डायपोल के लिए क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला आप काफी देखते होंगे, V = 1/4πε0 P/r²। P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आप जानते हैं 2ql, यहां पर A लिया है तो 2qa कर सकते हैं। ये इसका डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट पर ये मिलेगा आपको। इक्वेटोरियल की बात करते हैं, जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री पर हो और मिड पॉइंट से जा रही हो, कोई लाइन पर कोई पॉइंट पड़ा हो, तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल
इक्वेटोरियल पॉइंट, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है डायपोल का वो शून्य मिलता है। जितना माइनस क्यू पोटेंशियल बनाएगा ये डिस्टेंस सेम हो जाएंगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। मैं इसको बिगाड़ने का भी कोशिश करूंगा लेकिन शायद बिगड़ा, ठीक है, ये मैं सीख रहा हूं कि तेजी से कैसे बिगाड़ा जाए। तो यहां पर ये दोनों बातें बराबर होती हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू से यहां पर पोटेंशियल सेम मिलता है, इसलिए पोटेंशियल आपको मिलता है शून्य इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायपोल के। अगली बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे काफी पूछी जाती है कि भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी डायपोल और वी सिंगल चार्ज यानी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो पहला डिफरेंस क्या है कि जो डायपोल में है वो पोटेंशियल डिपेंड करता है पी और आर के बीच के एंगल पे। मतलब ये अगर डायपोल है सपोज करिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो आप इस पॉइंट पर अगर निकालेंगे वी डायपोल का तो एंगल कुछ और है और ये आर डिस्टेंस है, यहीं पर आर डिस्टेंस ले लीजिए दूसरा P1, तो यहां पर आपका एंगल क्योंकि बदल गया है इसलिए यहां पर आप देखेंगे इसका वोल्टेज भी बदल जाएगा, पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो थीटा पर ये डिपेंड करता है वी डायपोल, जबकि सिंगल चार्ज में आप कहीं भी आर पे ले लें, आर हर जगह आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा, एंगल से मतलब नहीं है। ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है डायपोल वाला और ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ये वी डायपोल 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मूव करता है, वेरी करता है, जबकि सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए 1/r के फॉर्म में चलता है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी कहीं पर अगर कई सारे चार्जेस रखे हैं तो किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए Q1 ने आप पोटेंशियल बनाया V1, Q2 ने V2 और Q3 ने V3, तो इन तीनों पोटेंशियल को विद साइन आप जोड़ दीजिए, नेट पोटेंशियल एट P पर बड़ी सिंपल तरीके से निकल आएगा। डायरेक्शन का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है कि एक कोई कंडक्टिंग फुटबॉल ले लीजिए, अंदर से खोखली हो जो, उस पे आपने कोई चार्ज दे दिया, सपोज करिए इस पे चार्ज आपने दिया है Q, तो यहां पर जब आप इस शेल से बाहर होंगे तो पोटेंशियल बनता है 1/4πε0 Q/r। ये ऐसे दिख रहा है जैसे कि जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, यानी इस तरह से ये बिहेवियर शो कर रहा है कि ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पे आ चुका हो। और दूसरा सरफेस पर Q/r इसी फॉर्मूले में, इनसाइड यानी अंदर वोल्टेज मिलेगा पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r। ध्यान रखिए ये देखिए सेम है दोनों। यहां पर जो पोटेंशियल होता है अंदर शेल के वो जीरो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, आपको मालूम होना चाहिए, मैं पहले चैप्टर में आपको याद दिला चुका हूं। और ये पोटेंशियल अंदर वही मिलेगा जो पोटेंशियल आपका सरफेस पे है। ये V और ये V सेम होगा जैसा आप फॉर्मूले से देख रहे हैं। ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। शेल के अंदर देखिए यहां से यहां तक का पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/r, और जैसे ही आप बाहर आउटसाइड आते हैं, ये आउटसाइड V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये दिस इज ए इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, इसकी तैयारी बढ़िया से करके रखिए। अब रिलेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो हमारे कोर्स में ये रिलेशन है इज इक्वल टू -dV/dr। dV/dr को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, आर बढ़ाने पर कितना V बदल रहा है। निगेटिव साइन क्या शो करता है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होता है, यानी कि अगर मैं A से B जाऊं तो VB जो है हमारा लेस देन VA होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल घटेगा, ये माइनस साइन का मतलब होता है। और इसका डेरिवेशन भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, तो तैयार कर लिया जाए तो अच्छा ही रहेगा। आगे बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बेटा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी सरफेस होती है? जिन सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहां दिखाया है एक चार्ज कंडक्टर की सरफेस, इसके ऊपर कहीं भी सरफेस पे चले जाएंगे आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा। तो एनी सरफेस जहां पर पोटेंशियल पूरी सरफेस पे सेम रहे उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, तो इसको मैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं यहां पर। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप किसी चार्ज को मूव करते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होता। ये मान लीजिए A से लेकर B तक आप जाएंगे तो वर्क डन यहां कितना मिलेगा? 0, किसी भी चार्ज को मूव करेंगे जब। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है
हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहेंगे तो हमेशा ये सरफेस से 90 डिग्री बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जहां पर क्लोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्लोजर पास पास होती है, और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होती है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो है जाननी चाहिए। ये दूसरे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनाने के लिए आ जाता है। यहां पर देखिए पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये व्हाइट कलर का जो स्फेरिकल है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बहुत सारी सरफेसेस मिलेंगी, मैंने आपको दिखाने के लिए 2 बनाई हैं, और ये जो लाइन है तीर वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये ई है। माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस देख पा रहे हैं आप, यहां पर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी एक तरह से ये डायपोल है। तो इसे डायपोल का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिलेगा वो इस तरह मिलता है। ध्यान रखिएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू इन गोलों के सेंटर पर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ स्ट्रांग होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है, इधर वीक होता है तो दूर दूर है। तो ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू है ये इनके गोलों के सेंटर पे नहीं, शिफ्टेड है गोला, देखिए आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज ले लें, प्लस क्यू है प्लस क्यू है, तो इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। यहां भी ध्यान रखिएगा कि ये प्लस क्यू गोलों के सेंटर में नहीं है, यहां पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो ये दूर दूर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पास है तो ये पास पास है, शिफ्टेड है गोला इस तरह से इनकी। और ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर मिलती हैं। ये जैसे मैंने एरो बनाया देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो 90 डिग्री पर होता ही है। तो ये डायग्राम आपको समझना जरूरी है, पूछा जाता है काफी इनमें से कोई भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी कितने भी चार्ज, 2 चार्ज 3 चार्ज 10 चार्ज आप पास लाके एक जगह इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा करने में जो वर्क डन लगता है वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। असेंबलिंग द चार्जेस को इकट्ठा करने में किया गया काम। तो यहां पर देखिए 2 चार्ज सिस्टम है, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो एक चार्ज था, दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से, ये जो इकट्ठा करने की बात है ये सारे चार्जेस को कहां से मान के आते हैं, हम इन्फिनिटी से लाके इकट्ठा कर रहे हैं। और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर से लिख रहा हूं, वी इन्फिनिटी हमने कंसीडर कर रखा है, साइंटिस्टों ने कंसीडर कर रखा है कि वी इन्फिनिटी 0 होता है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी। 2 चार्जेस को, पहला चार्ज था, दूसरे चार्ज को भी पहले चार्ज को इंफिनिटी से लाए, दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से लाए, तो जितना वर्क डन हुआ इतना वर्क डन हुआ। ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस। अब 3 चार्ज सिस्टम ले लोगे, पहले को इंफिनिटी से लाए तब कुछ नहीं था, दूसरे को इंफिनिटी से, तीसरे को इंफिनिटी पर, तो यहां पर ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ध्यान रखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, 2-2 की पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाते हैं। जैसे Q1 Q2 बना, Q1 Q3 बना, Q2 Q3, सबका जोड़ा बना देते हैं आपस में, और उनके बीच की डिस्टेंस नीचे लिख देते हैं 1/4πε0 के साथ। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अक्सर इस फॉर्मूले पर बेस आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं कि जो आपका जो डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जब वो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है और उसको आप रोटेट करते हैं θ1 से θ2 एंगल, तो उसमें कितना वर्क डन करते हैं आप, यही वर्क डन है जो पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रहा है। P आप जानते हैं 2QL, E cos θ1 माइनस cos θ2। ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब डायपोल 90 डिग्री पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल माइनस Q प्लस Q, अगर 90 डिग्री पर है तो इस समय इसकी पोटेंशियल कितनी कंसीडर करते हैं, 0। और इसे U को हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, जो कि माइनस P.E के बराबर होगा या माइनस P cos θ के बराबर होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल है, पकड़ के रखें इसको। और ये θ1 से θ2 डायपोल को रोटेट या घुमाए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना वर्क डन करना पड़ा है, इतना वर्क डन हमको करना पड़ा है। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। यहां पर कुछ स्पेशल केस बनते हैं, जैसे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उस समय क्या होता है, थीटा हमारा 0 होता है, यानी कि डायपोल का P और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दिख रहा है आपको, और यहां मिनिमम P मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन MCQ वगैरह में कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी क्या होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है बेटा, यानी P और E के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल में थीटा 180 डिग्री होता है, यानी P और E के बीच में जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री है, और यहां आपको मैक्सिमम PE मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। इस बात को फिजिक्स में जहां भी इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं आप। अगली स्लाइड दिखाता हूं, फ्री एंड बाउंड चार्जेस। किसी भी मेटल्स के अंदर देखिए न्यूक्लियस है और उसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जब चले जाते हैं, इससे निकल गए, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए अलग हो गया है और ये आयन अलग हो गया है। भाई इस इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव आयन हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री चार्जेस क्योंकि ये मूव करने के लिए मेटल्स में फ्री होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ये जो आयंस होते हैं ये बड़े होते हैं, ये आयन यानी चार्ज तो है लेकिन मूव नहीं कर पाता, इसलिए इनको बोलते हैं बाउंडेड चार्जेस। तो फ्री एंड बाउंडेड चार्जेस का ये कहानी है। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें, इससे भी सवाल काफी बनेंगे। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसा बिहेवियर शो करेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होगी और जस्ट आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ दिखेगा। तीसरी, कोई भी चार्ज कंडक्टर को जब आप देते हैं तो कंडक्टर पे सारा चार्ज बाहर आ जाता है, अंदर आपको कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। पोटेंशियल कंडक्टर पर हर सरफेस पे कांस्टेंट रहता है और अंदर भी कांस्टेंट रहता है, यानी किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दे रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जो पोटेंशियल उसकी सरफेस पे है वही उसके अंदर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि सेम नहीं होता, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। E1 और E2 बराबर नॉर्मली नहीं होंगे क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एन कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर किसी कंडक्टर में कोई कैविटी है, अंदर कोई छेद बनाए हैं, कैविटी बना रखे हैं, तो उस कैविटी में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको जीरो मिलेगा। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है। इसका हम एक इस्तेमाल भी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए। मतलब अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोई हमें सेंसिटिव डिवाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है हम रख दें तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा और डिवाइस वो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बचा रहेगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इस वाले को बोलते हैं फैराडे कैच भी बोलते हैं। अगर अपने मोबाइल को एक लोहे के मोटे डब्बे में क्लोजली बंद करके रख दोगे, कोई फोन करेगा तो फोन आपका नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डब्बे के अंदर जीरो मिलेगा। लोहे का डब्बा या कंडक्टर का कोई भी डब्बा आप लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अगली बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की बेटा। तो बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, वैक्स वगैरह, ये अपने से चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं करते, लेकिन एक चार्ज दूसरे चार्ज पर थ्रू डाइलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स HCl या H2O, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। डायपोल मोमेंट यानी मुझे P लिख देना चाहिए, ये जीरो नहीं होगा। और इनका डायपोल मोमेंट पोलर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा और नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ये नॉन पोलर है, देखिए H2 या कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं उनमें डायपोल क्रिएट हो जाता है। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड होता है वो हमेशा k टाइम्स कम हो जाता है। ई ओरिजिनल मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नेट कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के। तो हमेशा पकड़ के रखें, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स कम होगा। इलेक्ट्रिक सब्स्टिटेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में ये रिलेशन होता है। एक नंबर के सवाल इस पे अक्सर एक, कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। सब्स्टिटेबिलिटी का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कितना सेंसिटिव है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। इसके ऊपर छोटे मोटे सवाल आते हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो झेल सकता है जब तक वो इंसुलेशन की अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रख सके। उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके अंदर लगा देंगे तो उसकी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी ध्वस्त हो जाएगी, यानी वो कंडक्टर बन जाएगा। उसी को
इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैंने लिख भी दिया है 2 लाइन यहां। एग्जाम्पल के लिए माइका या एयर, तो माइका में अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देंगे माइका के अंदर, तो वो इंसुलेटर की जगह कंडक्टर बन जाएगा। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक विथआउट ब्रेकिंग ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। बिल्कुल साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कंडक्टर की बात करते हैं। जैसे जैसे आप किसी कंडक्टर पे, कोई कंडक्टर ले लीजिए, इस पे चार्ज देते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। तो हम लिखते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब इसी में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ठूस देते हैं जिसको C बोलते हैं, और दिस इज द कैपेसिटेंस। ये क्या है? कैपेसिटेंस ये लिखा हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। ये कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है, Q अपॉन V इसका रेशियो होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे या सवाल एग्जाम में आ जाए कि Q बढ़ाने पर क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो कई बच्चे सोचते हैं Q बढ़ा रहे हैं तो C बढ़ेगा। जी नहीं, C Q पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि Q बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा, Q बाई V कांस्टेंट रहेगा। तो Q बढ़ाने घटाने से C बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है फैरेड, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए आगे भी चर्चा करेंगे। सी किन पर डिपेंड करता है? सी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर क्या है? वो एक शीट है, वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कैसा है, साइज क्या है, शेप क्या है, उससे सी बदल जाएगा। परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग, उसके आसपास की मीडियम कौन सा है? आपने पानी में रखा है तो अलग कैपेसिटेंस मिलेगा, हवा में रखा है तो अलग मिलेगा, और उसके आसपास अगर और भी कंडक्टर रखे, एक गोले के पास दूसरा गोला, तो भी सी बदल जाएगा। इन फैक्टर पे सी डिपेंड करता है। देखिए स्फेरिकल, ये हमारे कोर्स में स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर है रेडियस। अगर एक फेरेड का हमें स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए हो तो इतना रेडियस चाहिए होता हमको, 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। ये पृथ्वी के रेडियस से 1500 गुना बड़ा है। तो समझ रहे हैं, एक फेरेड के लिए पृथ्वी से 1500 गुना बड़ा कोई हमें कंडक्टर चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है हमारे लिए। इसलिए इससे 2 बातें समझ में आती हैं कि एक फेरेड बड़ी क्वांटिटी है, दूसरा आइसोलेटेड कंडक्टर से हम कैपेसिटर नहीं बना सकते। इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स इस वजह से माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड या नैनोफेरेड होती हैं, जो काफी कम है, 10 की पावर -6 हो गई माइक्रोफेरेड के हिसाब से। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। कैपेसिटर का सिंबल क्या है? तो फिक्स्ड कैपेसिटेंस के लिए ऐसे सिंबल बनाते हैं, दोनों डंडी, देखिए सेल के लिए छोटी बड़ी डंडी बनाते हैं प्लस माइनस, और यहां दोनों डंडियां बराबर। फिक्स्ड और वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो ऐसे तीर एक एरो लगा देते हैं, इसमें कैपेसिटेंस को आप बदल सकते हैं। ये डिवाइस किस लिए होता है? ये एनर्जी और चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस है। कैपेसिटेंस किस लिए है? एनर्जी या चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में है, कई बच्चे पूछ रहे थे कि डेरिवेशन है कि नहीं, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है, तो इसको आप तैयार रखिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिसके बीच का सेपरेशन अगर डी है, एरिया ए है प्लेट्स का, ये प्लेट ये खड़ी दिख रही है, ऐसे होती है ये प्लेट, तो एरिया ए सीधी रखी होती है, ऐसे हैं, ऐसे रखी हैं, इसलिए ऐसे दिखती हैं। समझ पाए ना? है तो प्लेट ऐसे दिख ऐसे रही है, इसलिए खड़ी दिखाए रहे हैं। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया है, फुली फील्ड की बात कर रहा हूं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। ये भी बात आप सीख चुके हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जैसा दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे हुए हैं तो सिंपली कैपेसिटर्स को हम लोग जोड़ देते हैं। एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर? एनर्जी हमेशा स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होगी? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या फॉर्मूला है? हाफ CV स्क्वायर। इसी को चेंज कर सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ QV। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सिंपल उनकी एनर्जी जोड़ दी जाती है टोटल एनर्जी के रूप में। आगे बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। देखिए टोटल एनर्जी जो यहां होती थी वो तो हाफ CV स्क्वायर थी, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी होगी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। स्मॉल यू से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको याद रखिएगा, सवाल वगैरह इस पे बनते रहते हैं। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मान लीजिए 2 कंडक्टर लिए हैं, पहले वो अलग अलग हैं, और जब ये अलग अलग रहते हैं तो मान लीजिए इनका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 है, वोल्टेज इसका V1 V2 है, तो और चार्ज भी Q1 Q2 है। जब ये जोड़े नहीं गए हैं तो इसमें बिफोर कनेक्टिंग Q1 इक्वल टू C1 और Q2 इक्वल टू C2 हो जाएगा। अब इनको आपस में जब जोड़ देते हैं तो एक जगह से चार्ज दूसरी जगह चार्ज
मूव करता है। फाइनली जब इक्विलिब्रियम में आएंगे तो मान लो फाइनल चार्जेस कितने हो गए इसके ऊपर आप Q1 डैश और Q2 डैश, ये चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये कैपेसिटेंस के रेशियो के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जिसका जितना कैपेसिटेंस है उसी रेशियो में फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और इनका जो कॉमन पोटेंशियल होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज मूव कर रहे थे, वो V होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ध्यान रखा जाना चाहिए। लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हीट की वजह से इस तार में गर्माहट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है, उसका फॉर्मूला हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 लगा सकते हैं आप, जो आपके काम का है। अब कैपेसिटेंस पार्शियल, ये भी कोर्स में कई बच्चे पूछ रहे थे कि कोर्स में है कि नहीं, और इसका डेरिवेशन भी करना है आपको और पूछा भी जाता है। यहां पर कहानी क्या है कि जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है वो फुली फिल्ड नहीं है, कम भरा हुआ है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक का चौड़ाई d है, विड्थ, और टोटल विड्थ d है। तो वहां पर फॉर्मूला लग जाता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाई k। आप समझ पाए होंगे शानदार तरीके से। कंडक्टर के लिए ये तो क्या था, डाइलेक्ट्रिक। अगर कंडक्टर की बात कही जाए तो k की वैल्यू इंफिनिटी डाल दीजिएगा, तो कंडक्टिंग स्लैब जब डालेंगे, लोहा डाल दें, कॉपर डाल दें, एल्युमिनियम डाल दें, तो कैपेसिटेंस क्या होगा तब आप निकाल लेंगे। और ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक, जैसे माइका डाल दिया आपने, उसके लिए आप के जो वैल्यू दी रहेगी 1 2 3 4 जो भी दे रखी है वो आप लगा सकते हैं और इसका नया कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। इस स्लाइड को जबरदस्त तरीके से समझ लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। ये स्लाइड क्या बोलती है कि किसी भी कैपेसिटर को आपने चार्ज किया और उसके बाद बैटरी डिसकनेक्टेड कर दी। कहने का मतलब क्या, मैं पहले ये बताता हूं, बैटरी केप्ट कनेक्टेड। ये फोटो बनाई है आपके लिए, ये एक कैपेसिटर है, इससे एक बैटरी मैंने लगा रखी है, इसको चार्ज किया और बैटरी को हटाया नहीं है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ना शुरू कर दिया। ये जो केस है ये केस नंबर 2 है, यानी ये वाला केस है, ये केस नंबर 1 है। बात समझ में आई, बैटरी केप्ट कनेक्टेड, बैटरी हटाई नहीं गई है। इसके अंदर क्या करेंगे, बैटरी हटा देंगे, तब घुसेड़ेंगे डाइलेक्ट्रिक। क्या क्या असर पड़ेगा हमारा, क्या इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो बैटरी डिस्कनेक्टेड में हमारा चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज पहले था उतना ही रहेगा। लेकिन बैटरी अगर कनेक्ट कर रखी है तो चार्ज बढ़ जाता है k टाइम्स, क्यू नॉट पहले का चार्ज है ओरिजिनल। वोल्टेज की बात करें, अगर बैटरी नहीं हटा दी गई है डिस्कनेक्टेड, पोटेंशियल घटेगा V नॉट अपॉन के। इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा E नॉट अपॉन के से, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घटेगा, बैटरी लगी हुई है। कैपेसिटेंस दोनों में, इसको पकड़ के रखिए, इसे याद करने में आसानी होती है। दोनों केसेस में कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है। C इज इक्वल टू के सी नॉट, C इज इक्वल टू के सी नॉट। यानी बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी हटा ली गई हो, अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं कैपेसिटर के अंदर तो कैपेसिटेंस तो भैया बढ़ ही जाएगा k टाइम्स। एनर्जी की बात कर लेते हैं, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो उस समय एनर्जी U नॉट अपॉन के टाइम्स घट जाती है। बैटरी कनेक्ट करके रखें तो आपकी एनर्जी k टाइम्स बेटा बढ़ जाएगी। दिस शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कीमत पे इसमें से कुछ भी मिस मत कीजिएगा, याद कर लीजिए इस डाटा को। इसमें से कुछ ना कुछ घुमा के हर बार पूछा जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग कोरोना डिस्चार्ज की। बेटा कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है कि जब भी कोई एक कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, चार्ज कंडक्टर के नुकीले सिरों पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं जल्दी से, अगर आपने टीन वाले कूलर देख रखे हैं तो कभी कभी कूलर से टीन वाले, तो उसमें अगर आपका बॉडी टच हो जाता है कॉर्नर से तो कभी कभी झटका लग जाता है आपको। ये झटका इसी वजह से होता है कि कोरोना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कंडक्टर हमारे पास है, उसके एजेस पर, कॉर्नर पॉइंट्स पे, तीखे नुकीले हिस्सों में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होता है, तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से उसको तोड़ देता है। माइनस एयर से उसकी तरफ आने लगते हैं, प्लस अलग, यानी कि एयर हमारी का जो डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर है वो खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। जहां पर शेप स्फेरिकल टाइप का है वहां पर लो ई मिलेगा, यहां पर ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। यानी आर, हमारे तीखे हिस्सों में आर की वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा, तो ज्यादा होगी काफी कम, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड हाई मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो आप बात पकड़ पाए होंगे, कंडक्टर में चार्ज है, नुकीले हिस्सों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जिससे अगर आप टच हो गए तो करंट मार देगा, और एयर के बीच में रखा है तो चार्जेस माइनस लेने लगेगा
और इस वजह से ये प्लस न्यूट्रलाइज होगा, जिसे हम बोलेंगे कोरोना डिस्चार्ज। पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल को। डिटेल्ड वन शॉट भी आपके लिए बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं, पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू।